जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ चैप्टर 7 से रिलेटेड जो हैं, इनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डायमेंशंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है उसकी डायमेंशंस क्या होती है? MLT-2, MLT-3, MT-2 या MLT। तो बेटा डायमेंशंस जो हैं वो हम फाइंड करेंगे फार्मूले से यूनिट्स निकालेंगे, उससे हम डायमेंशंस मालूम करेंगे। हमें पता है F इज इक्वल टू होता है के एक्स के बराबर, और के बराबर होता है F ओवर एक्स। F के यूनिट्स न्यूटन होते हैं और x के मीटर, तो के यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर मीटर। और न्यूटन जो है, एक न्यूटन जो है वो कितनी फोर्स होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पे हम लिख लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो नीचे मीटर एज इट इज रहेगा, इस ऊपर वाले मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की डायमेंशन आ जाएगी, मैस है तो m आ जाएगी, और ये टाइम है सेकंड, तो t आ जाएगा। तो mt-2, तो mt-2 जो है ये डायमेंशंस हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन। जो एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान, वो किस पे डिपेंड करता है? मैस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे, या एम्पलीट्यूड पे? तो हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1, 2, 3 और 4। तो बेटा हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1/t, टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। तो अगर t को भी उधर ले जाएं तो f इंटू टी बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। f इज इक्वल टू 1/t है, तो एफ टी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ mass m suspended from a spring is 1 second, then the period of mass 4m will be। भाई मैस अगर m है तो 1 सेकंड टाइम पीरियड है। कहता है अगर मैस 4 टाइम्स कर दें, 4 गुना कर दें, तो फिर टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा? 1/4 सेकंड रह जाएगा, हाफ सेकंड रह जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, या 4 सेकंड हो जाएगा? फार्मूला आपने पढ़ा है t इज इक्वल टू 2πl/g स्क्वायर रूट, या हमने फार्मूला पढ़ा है मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए t इज इक्वल टू 2πm/k स्क्वायर रूट। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस। 4 टाइम हुआ है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा बाहर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। तो 2 सेकंड आएगा भाई। अगर टाइम पीरियड इनिशियली 1 था तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो आंसर आएगा 2 सेकंड। तो 4 गुना अगर आप मैथ्स को बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। 1 था तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी of particle executing simple harmonic motion is proportional to। टोटल एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे, ये कितनी तेजी से ऑसिलेशंस हो रही हैं, या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है, या फिर वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, या फिर वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है? तो बेटा टोटल एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, याद करें, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड।
तो किस पे डिपेंड करती है? स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन सिंपल पेंडुलम स्विंग्स which of the following quantity does not become zero throughout the oscillation? कहता है कि जब सिंपल पेंडुलम स्विंग करता है, ऑसिलेट करता है, तो कौन सी क्वांटिटी जीरो नहीं होती ऑसिलेशन के दौरान? एनर्जी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मीन पोजीशन पे आके एक्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो एम वी मोमेंटम भी जीरो हो जाता है। एनर्जी जीरो नहीं होती, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है एक्सट्रीम पे जाके, और मीन पे आके वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो थ्रू आउट द ऑसिलेशन एनर्जी जो है वो बेटा जीरो नहीं होती। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस। स्प्रिंग जो है उसके 3 पीसेस कर दिए, इक्वल कर दिए। तो कहता है इफ दीज 3 पीसेस आर कंबाइंड इन पैरेलल, इनको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो बेटा पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो के जो है उनका कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, अगर पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो फिर जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है ये ऐड हो जाती है। तो ए का के था ना, 3 बन गए, तीनों का अब के हो गया, के प्लस के प्लस के, तो 3 के। तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में लगाए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इफ द मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रिड्यूस्ड टू हाफ द टाइम पीरियड क्या हो जाता है? मास को कहता है हाफ कर दिया है, सिंपल पेंडुलम के साथ जो मेटेलिक स्फीयर उसके साथ जो बांधा है उसका मास आधा कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो टाइम पीरियड कहता है डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा सॉरी, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड मास स्प्रिंग सिस्टम में मास पे डिपेंड करता था, लेकिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। टी इज इक्वल टू 2πL/g²। तो भाई टाइम पीरियड जो है मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, एट विच पॉइंट डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी? किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान? वो जो पॉइंट है एक्स की वैल्यू कहता है, बताओ। एक्स ही बताएगा ना मीन पोजीशन से कितनी दूर है वो पॉइंट। वो 0.7x0 है या x0 है या 0.5x0 है या 2x0 है। तो बेटा इसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, उनको इक्वल रख लो। हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हाफ के x0 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x0 स्क्वायर। इनको अंदर बेटा मल्टीप्लाई कर दो, पहली टर्म 1 से मल्टीप्लाई हुई तो हाफ के x0 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म से तो x0 स्क्वायर से x0 स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा हाफ के x स्क्वायर। अब जो है 1/2 इधर भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, कैंसिल हो गया, कॉमन आके कैंसिल हो गया। आप कह सकते हैं के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे भी के मौजूद है, राइट हैंड साइड पे भी क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ x0 स्क्वायर बचा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस था ना एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले गया तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x0 स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल आ गया x0 स्क्वायर ओवर 2। स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पे, x0 ओवर 2 स्क्वायर रूट। इस तरह से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि x0 ओवर 2 स्क्वायर रूट पे जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। और आखिरी जो हमारे पास ऑप्शन है 1/2 स्क्वायर रूट जो है वो 0.7 के बराबर होता है। तो x की वैल्यू जो है वो 0.7 टाइम्स x0 जो एम्पलीट्यूड है उसका 0.7 टाइम्स डिस्टेंस जो है, इसके ऊपर जो है जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट व्हाट फ्रैक्शन
of its total energy will be kinetic energy when its displacement from mean position is half of its amplitude। कहता है जो x की वैल्यू है वो x नॉट ओवर 2 के बराबर है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर है। हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा होगी, तो भाई फिर आपके पास वही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, उसमें आप x की जगह पे x नॉट ओवर 2 पुट कर, यहाँ x है ना इस फार्मूले में, ये x स्केयर था तो ये हो गया x नॉट स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 हो गया, तो हाफ के x नॉट स्केयर इंटू 1 माइनस x नॉट स्केयर ओवर 4 x नॉट स्केयर, x नॉट स्केयर से x नॉट स्केयर कैंसिल हो गया बेटा, तो 1 माइनस 1 ओवर 4 हो गया, तो 4 एलसीएम आ गया, तो 4 माइनस 1 तो 3 ओवर 4, तो 3 ओवर 4 बाहर आ गया, ये हाफ के x नॉट स्केयर, ये तो टोटल एनर्जी होती है ना, ET टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का 3 ओवर 4 टाइम्स जो है वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, 3/4 हिस्सा है, 3/4 किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो 3 ओवर 4 टाइम्स आएगा आंसर, 3 ओवर 4। नेक्स्ट है बेटा, एट विच डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, इट इज टोटल एनर्जी, किस डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का हाफ रह जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल कर लो बेटा हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, तो यहाँ से x फाइंड कर लो, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर लिख लो, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी बेटा आपको पता है हाफ के x नॉट स्केयर होती है, ये हाफ एज इट इज आ गया 1/2, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्केयर, 1/2 से 1/2 एक तो कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, x स्केयर इधर बच गया और इधर 1/2 इंटू x नॉट स्केयर बच गया, अब स्केयर रूट ले लो, x नॉट ओवर 2 स्केयर रूट पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आधी होगी, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.7 x नॉट, तो सारी बात है आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी और आधी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका मतलब है ये दोनों बराबर होंगी, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पे बराबर होगी, 0.7 x नॉट पे, ठीक है, आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी और आधी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो 0.7 x नॉट, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, force of 20 Newton is applied on an elastic spring if the extension produced in the spring is 10 meter. Spring constant K is, बेटा फोर्स बताई हुई है 20 न्यूटन है, एक्सटेंशन भी बता दी 10 मीटर आती है, तो K मालूम करना है, आपको पता है F इज इक्वल टू KX, तो K बराबर आ जाएगा F ओवर X, तो F कितना है 20 है, X कितना है 10 है, तो 20 ओवर 10 क्या हो गया 2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल एग्जीक्यूट्स, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या करता है, उसका जो साया बनता है वो रोटेटरी मोशन करता है, वो एंगुलर मोशन करता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, या वो सर्कुलर मोशन करता है। तो हमने पढ़ा था जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट किया था, तो वहां हमने सीखा था कि जो सर्कुलर मोशन है उसका प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग कंप्लीट्स 60 वाइब्रेशंस इन हाफ मिनट, आधे मिनट में 60 वाइब्रेशंस करता है, आधे मिनट का मतलब 30 सेकंड्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो वाइब्रेशंस उसने बता दी हैं कि 60 वाइब्रेशंस है, टाइम भी बता दिया 30 सेकंड है, तो 60 ओवर 30 कर दी, तो बेटा 60 ओवर 30 जो है वो क्या होगा 2 हर्ट्ज हो, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 हर्ट्ज, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होंगी, 2 वाइब्रेशंस होंगी एक सेकंड में, तो 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ पीरियड ऑफ 0.01 सेकंड and an amplitude of 0.2 meter. The magnitude of velocity in meter per second at center of oscillations is, बेटा जब ऑसिलेशन होती है तो सेंटर पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम,
उसने टाइम पीरियड बता दिया है और एम्पलीट्यूड बता दिया है एक्स नॉट। तो वी नॉट उसने कहा मालूम करो मैक्सिमम वेलोसिटी। वी नॉट बेटा बराबर होती है एक्स नॉट ओमेगा, जैसे आपने पढ़ा था वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है तो एक्स नॉट ओमेगा। ओमेगा होता है बेटा 2 पाई/टी। ओमेगा की जगह पे आप लिख लोगे 2 पाई/टी। तो इस तरह जो है आप कहोगे कि एक्स नॉट की वैल्यू लिख लोगे 0.2, 2 पाई एज इट इज लिख लिया, टी की वैल्यू 0.01। तो इनको सॉल्व किया तो 20 आया। तो 20 × 4 पाई ये हो गया 80 पाई। तो डी ऑप्शन है बेटा। 15 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है डी 80 पाई। नेक्स्ट है बेटा, इफ अ पेंडुलम वाइब्रेट्स विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज देन इट्स लेंथ विल बी। पेंडुलम जो है वो वाइब्रेट करता है 0.5 हर्ट्ज के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, उसकी लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो बेटा ये कुछ वैल्यूज आप जुबानी याद रख लें कि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो तब लेंथ कितनी होगी, 0.5 हर्ट्ज होगी तब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है, लेंथ मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा, एफ इज इक्वल 1/2 पाई जी ओवर एल स्क्वायर रूट, दोनों साइडों पे स्क्वायर किया। तो उसके बाद एल को अलग कर लिया, एल इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू जी ओवर एफ स्क्वायर हो गया। जी की वैल्यू बेटा 9.8 पुट की, 4 लिखा, पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर किया और 0.5 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ मतलब 100 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ हो बेटा तब फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 हर्ट्ज। आपने पढ़ा है एक सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और उसकी लेंथ भी तकरीबन 100 सेंटीमीटर होती है, ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 सेकंड अगर टाइम पीरियड होगा तो फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होगी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए कौन सी फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है? मतलब रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना बेटा, सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स उसका वापस लाती है। रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन करता है? mg cos थीटा करता है, mg sin थीटा, mg tan थीटा या mg? तो भाई हमने पढ़ा था mg sin थीटा। जो साइन कंपोनेंट है वेट का वो रिस्पॉन्सिबल है वाइब्रेटरी मोशन के लिए, वो वहां पे काम कर रहा था रिस्टोरिंग फोर्स का। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, एट विच प्लेस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्लोएस्ट। स्लोएस्ट का मतलब ये है कि उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा उसको ऑसिलेट करने में। बेटा आपने पढ़ा है टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। टाइम पीरियड जो है वो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे टाइम पीरियड कम होगा, और जहां पे जी की वैल्यू कम होगी वहां पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो सिंपल पेंडुलम स्लोली मूव करेगा। स्लोएस्ट लिखा है ना, उसकी मोशन जो है वो स्लो हो जाएगी। और स्लो तब होगी जब टाइम पीरियड एक्सपेंड करेगा, ज्यादा टाइम होगा, एक ऑसिलेशन में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। और ज्यादा टाइम तब लगेगा जब वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम होगी। आपको पता है एल्टीट्यूड के साथ हाइट पे चलते जाए, जमीन से सरफेस से दूर जाए तो वैल्यू ऑफ जी कम होती जाती है। तो 4 ऑप्शन है, कराची, केटू, मरी या लाहौर। तो ज्यादा हाइट किसकी है? केटू की। तो केटू पे जो है, जो सिंपल पेंडुलम है वो स्लो हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा हो जाएगा, स्लोली मूव करेगा, उसको एक ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो जी की वैल्यू जो है कम होने की वजह से टाइम पीरियड इंक्रीज कर देगा और वो स्लो स्लो मूव करेगा। नेक्स्ट है बेटा, द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई, पाई, 1/पाई या पाई/2। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमने पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। और ओमेगा ओवर f किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई के बराबर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज, माइक्रोवेव ओवन में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1435 मेगाहर्ट्ज, 2450 मेगाहर्ट्ज, 1860 मेगाहर्ट्ज या 2850 मेगाहर्ट्ज। तो हमने पढ़ा है 2450 मेगाहर्ट्ज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस, म्यूजिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस या फ्री वाइब्रेशंस। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एक टाइप है या एग्जांपल है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एट मीन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम या जीरो। तो चूंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है? फार्मूला आपको पता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। टी की जगह पे बेटा 2 सेकंड लिख लें, इसको सॉल्व कर लें तो लेंथ की वैल्यू आती है 99.2 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 99.2 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आंसर कीज भी दी गई हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।